हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केमिस्ट्री में एक नया पोर्शन आया है। अब केस स्टडीज का। केस स्टडी में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। केस स्टडी के क्वेश्चन बच्चों से नहीं होते। केस स्टडी के क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को मोल्ड करना है, किस तरीके से उसके आंसर्स को लिखना है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दो केस स्टडी के क्वेश्चन लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से उसके आंसर्स को लिखना है। क्लियर है? किस तरीके से उस केस को पढ़ के उसको उसके आंसर देने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है केस स्टडी का। ये आपका एक पूरा का पूरा पैसेज दे रखा है। ये पूरा का पूरा एक पैसेज दे रखा है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो होल्ड ऑन, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो है आपका कौन से चैप्टर का है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो ये हो गया आपका चैप्टर 14, सेकेंड बुक केमिस्ट्री। सेकेंड बुक केमिस्ट्री का चैप्टर 14 है ये बायोमोलिक्यूल का। बायोमोलिक्यूल में पूरा का पूरा आपको कंटेंट दे रखा है, लेकिन जो भी आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे उसमें आपको उसका आंसर मिलेगा ही नहीं। कभी इसको पूरा पढ़ते रह जाएंगे, आपको इसका आंसर मिलेगा ही नहीं। हमेशा आपको अपने जो आपने सेल्फ स्टडी करी हुई है उसी में से आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। ये आपको बस एक फालतू चीज दे रखी है आपको बताने के लिए भाई किस तरीके से दे रखा है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका उठा के आंसर डालेंगे तो उसका आंसर आपको पूरा प्रॉपर मिलेगा ही नहीं कभी। तो आपको अपने लॉजिक पे ही इसके आंसर, क्वेश्चंस के इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं देखता हूं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको। क्या क्या रखा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट। बिल्कुल सही है। बायोमोलिक्यूल में बेसिकली आपको अगर पता हो तो चैप्टर के अंदर तीन मेन टॉपिक थे। एक था आपका कार्बोहाइड्रेट जो आपको पढ़ना था और आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा था आपको कैटालिसिस। कैटालिसिस पूरा का पूरा पार्ट आपका उड़ा दिया गया है, आपको पढ़ना ही नहीं था। तीसरा था आपका प्रोटीन जो आपको पूरा का पूरा पढ़ना था। तो आपको बोला गया है कि बायोमोलिक्यूल का एक क्लास है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। दीज इंक्लूड शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज etc. These are formed by plant under a process called photosynthesis and make up about 70% of plant material. Carbohydrate provide us food, clothing and shelter in the form of starch, cotton, wood respectively. Earlier carbohydrate were called as hydrates of carbon, जिसका एक जनरल फॉर्मूला था, आप लोगों ने पढ़ाई होगा, CxH2OY, जिसमें अगर x और y बराबर होते हैं तो वो आपका होता है मोनोसैकेराइड। अगर आपका जो y है वो x से a कम होता है तो उसे बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्लियर? ऐसे ही अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज को आप ऐड करते हो तो स्टार्च बन जाता है। फिर ऑलिगोसैकेराइड भी उसी के बीच में आता है। ऑलिगोसैकेराइड की बेसिकली डाइसैकेराइड भी एक कैटेगरी है, बट दिस डेफिनेशन इज नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस। Carbohydrates are also called saccharides. These can be monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharides. Carbohydrate can also be classified as sugar and non-sugar. Basically sugar और non-sugar में आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग के मतलब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ही आपके शुगर होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये आपके शुगर होते हैं। ठीक है, और डाइसैकेराइड में आपका जो गन्ने में जो रस पाया जाता है, गन्ने का जूस, बेसिकली उसे बोलते हैं सुक्रोज। चीनी उससे ही बनती है, गुड़ वही होता है आपका, सुक्रोज ही होता है। आम क्यों मीठा होता है? आम के अंदर एक शुगर है, नाम है उसका माल्टोज, वो भी एक तरह का डाइसैकेराइड है। दूध क्यों मीठा होता है? क्योंकि उसके अंदर एक शुगर है, नाम है उसका लैक्टोज, वो भी एक तरह का डाइसैकेराइड है। तो जो शुगर होते हैं आपके शुगर, वो आपके मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड ही होंगे, याद रखना। जो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड etc एंड पॉलीसैकेराइड जो है आपके स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, ये आपके नॉन शुगर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद देखिए
ऑल द मोनोसैक्राइड्स एंड ओलिगोसैक्राइड्स आर शुगर, ठीक है, ऑल मोनो, लेकिन ओलिगो में आपका डाइसैक्राइड ही होता है, ओलिगो में आपका डाइसैक्राइड ही होता है। उसके बाद डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, स्टार्च, ग्लाइकोजन। ओनली मोनोसैक्राइड्स can be absorbed from the small intestine, but glycosidic linkage in disaccharide, starch and glycogen may be hydrolyzed by endogenous enzyme in the small intestine, resulting in release of their constituent monosaccharide. However, these enzymes shows high specificity to their target sugar units, which consequently result in only a limited number of carbohydrate in the feed that can be digested by the animal. फिर non digestible carbohydrate that reach the large intestine may be digested by microbial enzymes, because the intestinal microorganism secrete glycoside hydrolysis and polysaccharide lysis that human and pigs do not express. क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा केस स्टडी का पैसेज है, लेकिन इसमें आपको बहुत ज्यादा आंसर नहीं मिलेंगे, पूरे प्रॉपर आंसर नहीं मिलेंगे। जो भी आपको आंसर लिखने होंगे वो अपने आपके दिमाग से लिखने पड़ेंगे, जो आपने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन, इसके ध्यान से देखिएगा। ये सपोज पहला क्वेश्चन आ गया, इसका क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला, कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड एज शुगर एंड नॉन शुगर, गिव एन एग्जांपल ईच ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर। तो सबसे पहला जो शुगर होते हैं वो आपके मोनोसैक्राइड और डाइसैक्राइड होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, जो शुगर होंगे आपके शुगर होंगे वो MS होंगे, मतलब मोनोसैक्राइड, एंड वो होंगे डाइसैक्राइड। क्या होंगे? डाइसैक्राइड। क्या होंगे? डाइसैक्राइड। क्लियर? मोनोसैक्राइड में आते हैं आपके ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और डाइसैक्राइड में आपके आते हैं, डाइसैक्राइड में आपका आ गया सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज माल्टोज एंड लैक्टोज हो गया। क्या आ गया? लैक्टोज। तो ये आपके जो शुगर है, बाकी के जो आपके नॉन शुगर की बात हो रही है तो उसमें डाल दीजिएगा स्टार्च डाल दीजिएगा, सेलुलोज डाल दीजिए, ग्लाइकोजन डाल दीजिएगा। क्लियर? तो ये आपका पूरा परफेक्ट आंसर है। मैं आपको इसमें दिखाता हूं, या आप नोट कर लीजिए, इसका प्रॉपर आंसर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ये इसका पूरा प्रॉपर आंसर, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर द कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड एज शुगर। और भी है इसके अंदर, सुक्रोज, ग्लूकोज, जैसे मैंने फ्रक्टोज बताया, गैलेक्टोज बताया। उसके बाद जो पॉलीसैक्राइड है, पॉलीसैक्राइड जो होते हैं जैसे सेलुलोज, स्टार्च जो है वो आपकी क्या होते हैं? नॉन शुगर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन शुगर। तो ये आपका पहले का आंसर है। आप देखिए सेकंड पे बढ़ते हैं। इसमें सेकंड में है आपका, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैक्राइड, ओलिगोसैक्राइड एंड पॉलीसैक्राइड। Which of these saccharide reduces फैलिंग एंड टॉलेंस। तो इसमें आपका सुक्रोज को छोड़ के सारे के सारे फैलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस करते हैं। तो इसमें आप लिखोगे आंसर एक्सेप्ट, ये सबको पता है, एक्सेप्ट सुक्रोज, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो टॉलेंस और फैलिंग के सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करता।
इसको छोड़ के सारे, जैसे आपका हो गया लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सारे के सारे ईटीसी सारे के सारे करेंगे। ठीक है, तो जो सुक्रोज है वो किस कैटेगरी में आता है वो, और बेसिकली वो ऑलिगो की कैटेगरी में ही आता है। किसकी? ऑलिगो की कैटेगरी में। तो इसका आंसर देखिए किस तरीके से लिखना है आप लोगों को। ये देखिए इसका आंसर क्या है, ऑल कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड एंड डाइसैक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज रिड्यूसेस फैलिंग सॉल्यूशन एंड और टॉलेंस। ठीक है, क्योंकि वो फ्री ऑफ एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप होता है इसीलिए। क्लियर है? तो ये आपको इसके अंदर आंसर लिखना होगा, ऐसे इस तरीके से आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट पे देखिए, थर्ड है इसका आपका, थर्ड क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट व अर्लियरली कॉल्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन व्हिच कार्बोहाइड्रेट कांट बी अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो इन तीनों में से आपका कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलाइज नहीं होता? तो वो है आपका मोनोसेक्राइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है मोनोसेक्राइड। क्या होती है? मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। मोनोसेक्राइड सबसे, ये आपकी सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? जैसे ऑलिगो है, सुक्रोज कह देते हैं सपोज, सुक्रोज में अगर आप पानी डालेंगे H2O तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में टूट जाता है। ठीक है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, बेसिकली अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज में ही टूट जाता है। तो जो मोनोसेक्राइड है वही बस आपका क्या नहीं होता, हाइड्रोलाइज नहीं होता, क्योंकि वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है एक कार्बोहाइड्रेट की, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए इसका आंसर देख लीजिए किस तरीके लिखना है आपको। ऑल कार्बोहाइड्रेट एक्सेप्ट मोनोसेक्राइड अंडरगोज हाइड्रोलिसिस एज इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर एंड कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड टू स्मॉलर सब यूनिट्स। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको इसके आंसर लिखने हैं। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, देखिए सेकंड केस स्टडी है। क्या कह रखा है कि कोई भी एक लड़की है, उसने एक इन्वेस्टिगेशन की नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों को पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होते हैं। तो आपको दिख रहा है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो अप जा रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। इसमें जो वॉल्यूम है वो नीचे जा रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? उसके बाद आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया है विच ग्राफ रिप्रेजेंट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। इन दोनों में से ऐसा कौन सा ग्राफ है, इन दोनों में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो इस एग्जांपल को बता रहा है कि भाई क्लोरोफॉर्म और एसीटोन इसके एग्जांपल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिलाते हैं तो किस तरीके का फोर्स आता है इस पे। अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग आया है तो वो वॉल्यूम को क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब वो आता है नेगेटिव डेविएशन। अगर फोर्स कम आता है मतलब रिपल्शन ज्यादा आता है, तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, मतलब वो होता है पॉजिटिव डेविएशन। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए क्लोरोफॉर्म होता है आपका CCl, ये सपोज H हो गया। देखिए ये हो गया आपका सपोज, ये टूटा बॉन्ड, या देखेंगे तो ये हो गया ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ये हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। H और O के बीच में बॉन्ड बना, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ठीक ठाक अच्छी तरह की बॉन्ड है, फोर्स है। तो इनके बीच में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ऑब्वियस है कि ये अट्रैक्शन है, तो वॉल्यूम को क्या कर देगा, कम कर देगा, ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम कर देगा। तो ये इसका ग्राफ आएगा बी। कौन सा ग्राफ आएगा? बी। इसमें नेगेटिव डेविएशन है। क्या है? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है? तो इसका आंसर देखते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए इसका।
आंसर देखिए इसका, ग्राफ बी रिप्रेजेंट द मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, दैट मींस इट शोज नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, सेकंड क्वेश्चन पे देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है, these both graph shows different deviation, what is the reaction behind the deviation shows by different solution या फिर mixture, तो इसकी रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी। सपोज मैं कहता हूं कि मैं यहां पे सबसे पहले ये पॉजिटिव डेविएशन का ले लेता हूं, पॉजिटिव डेविएशन, और ये हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। देखिए पॉजिटिव डेविएशन कैसे आएगा, सपोज मैं क्या कहता हूं कि भाई मेरे पास ये A है बीकर, ये बीकर B है, और इसमें 40 ml A है, A कुछ भी है रैंडम, उसमें 40 ml है, और इसमें कहता हूं सपोज ये 50 ml है। लेकिन जब दोनों को आप मिलाओगे तो आपका जो A और B बनेगा, वो A और B का जो आपका जो सॉल्यूशन बना पॉजिटिव डेविएशन में, वो 90 से ज्यादा होगा, जो वॉल्यूम है वो 90 से ज्यादा होगा, तो उसे बोलूंगा मैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलूंगा, पॉजिटिव डेविएशन, कि वॉल्यूम जो कर गया वो बढ़ गया। क्लियर? नेगेटिव डेविएशन में सपोज मैंने ये लिया बीकर, इसमें 40 ml लिया, वो है A, इसमें B लिया, वो कितना लिया, 50 ml, तो जो मेरा A और B का सॉल्यूशन बना, A और B का जो मेरा सॉल्यूशन बना, वो 90 ml से क्या होगा, कम होगा। 90 ml में ज्यादा होगा, उससे वो कम होगा, 90 ml से कम होगा। तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन की रिएक्शन ऐसे लिखनी है, नेगेटिव डेविएशन की ऐसे लिखनी है। क्लियर है? तो इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसका मैं प्रॉपर आंसर दिखाता हूं आप लोगों को। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है, और वो आपको रिएक्शन इसको दे देनी है। क्लियर? देखिए क्या लिखा हुआ है, the positive and negative deviation from Raoult's law are based on the interaction between the components of mixture. In case of positive deviation, solute and solvent interaction are weaker than those of the solute या फिर solvent। ठीक है? इसलिए वो क्या कर जाएगा, उसका वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। While in case of negative deviation, the interaction between solvent solute are stronger than दोज ऑफ सॉल्यूट और या फिर सॉल्वेंट, इसलिए उसका जो वॉल्यूम क्या कर जाएगा, घट जाएगा, नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। क्लियर? इस तरीके से आपको लिखना है। उसमें भी ऐसे ही हुआ था, आप देखेंगे वॉल्यूम उसका घट गया था, एक क्या बढ़ गया था, पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ गया था और नेगेटिव डेविएशन में वॉल्यूम घट गया था, वो सारा का सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही था। क्लियर? थर्ड देखिए इसका, थर्ड है instead of chloroform and acetone, if Nandita had used mixture of phenol and aniline, then which graph represent this mixture? Justify your answer। जो पहले आपको दो ग्राफ दे रखे थे, एक पॉजिटिव का और नेगेटिव का, तो इसमें आपको देखना है फिनॉल और एनिलीन में। तो फिनॉल और एनिलीन को अगर आप देखेंगे, ये आपका फिनॉल हो गया, ये फिनॉल हो गया, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में फिर से जो बॉन्ड आ गया वो हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें भी क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो अलग अलग चीजों को मिला के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आई है वो स्ट्रॉन्गर आई है, तो वॉल्यूम क्या कर गया, घट गया, वॉल्यूम घट गया, तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन। क्या गया जी, ये नेगेटिव डेविएशन, आगे नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? इसको नोट कर लीजिए, इसमें इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, दिस कॉल्ड एनिलीन, दिस कॉल्ड फिनॉल। क्लियर? देखिए आंसर दिखाता हूं आपको, phenol and aniline mixture would also show negative deviation from Raoult's law because phenol and aniline interaction are stronger। इन दोनों के बीच में भी देखा हमने, फिनॉल और एनिलीन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स थी,
इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ एनिलीन, एनिलीन में उससे ज्यादा है, एंड फिनॉल, फिनॉल से भी वो ज्यादा है। तो ऑब्वियसली एनिलीन और फिनॉल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एनिलीन और एनिलीन के मॉलिक्यूल एंड फिनॉल के मॉलिक्यूल से ज्यादा है, इसलिए वॉल्यूम उसका कर गया नीचे डिक्रीज कर गया, मतलब वो हो गया आपका नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपके दोनों के दोनों केस स्टडीज के क्वेश्चन थे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।